13, 1309, 2021. Let me state one more problem and then we will proceed. Suppose you have a ring Z7. So in Z7, give a reasonable interpretation of expression 1/2, -2/3 and -1/6. ये क्वेश्चन का क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है? रिंग है हमारे पास Z7 और Z7 के अंदर हमने एक एक्सप्रेशन लिखा 1/2. व्हाट डू यू मीन बाय 1/2? अगर हम आपसे कहें कि Z7 के अंदर 1/2 का क्या मतलब है, तो आप बता सकते हैं 1/2 का क्या मतलब है? 1/2 नोटेशन किस चीज के लिए यूज किया जाता है? Yes, are we connected? वन बाई टू किस लिए यूज किया जाता है? रियल नंबर में 1/2 का क्या मतलब होता है? हाफ सर। हाफ. यस. हाफ की क्या प्रॉपर्टी होती है? किसी मतलब वस्तु को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अच्छा, ठीक. ये एक्चुअल में ये भी कह सकते हैं कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है. सो हाफ इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 ऑफ 2. ठीक है. तो अगर हम Z7 के अंदर बात करेंगे तो Z7 के अंदर भी हाफ का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, यानी 2 का इनवर्स. हाफ को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, रियल नंबर में हाफ को कैसे लिखते हैं? 2 to the power -1. उसी तरह से इन Z7 अगर हम लोग देखेंगे तो अगर हम हाफ की बात कर रहे हैं Z7 के अंदर, अगर हम हाफ की बात कर रहे हैं, सो दिस हाफ मीन्स 2 to the power -1. तो हमको क्या देखना है? Z7 के अंदर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. Z7 के अंदर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता सकते हैं? फोर सर, 4 बार. 4 बार. यस. सो अब अगर आप कंफर्टेबल हैं बार बिना लगाए तो हम सब में से बार हटा देते हैं. ठीक है. 0 जब भी बोल रहे हैं तो मतलब 0 बार, 1 का मतलब 1 बार, 2 का मतलब 2 बार, 3 का मतलब 3 बार, 4 का मतलब 4 बार, 5 मतलब 5 बार एंड 6 का मतलब 6 बार. और कहाँ पे? Z7 में. ठीक. तो अब 2 इनवर्स क्या हो गया आपका? क्या निकाला अभी आपने? 4 आ रहा है. 2 into 4 कितना हुआ? 2 into 4 8 हुआ और 8 का मतलब है 1. 8 मतलब 8 बार, 8 बार का मतलब 1 बार. सो इट इज 1. सो इट मीन्स 2 में 4 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ रहा है. तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन हुआ? 4. सो 2 इनवर्स का मतलब है 4. सो Z7 के अंदर अगर हम कहें हाफ, तो हाफ का मतलब क्या है? 4 से मतलब. ठीक है. सेकेंड एक्सप्रेशन क्या था? देखिए, -2/3. -2/3 का क्या मतलब है? माइनस जो होता है वो एडिटिव इनवर्स के लिए यूज होता है. सो -2 इंटू 1/3 इसको सोच सकते हैं हम. -2 इंटू 3 इनवर्स इसका मतलब है. तो अब आप 3 का इनवर्स निकालेंगे और -2 निकालेंगे.
सो Zn के अंदर माइनस n का क्या मतलब होता है? Zn के अंदर माइनस ऑफ a का मतलब हो गया n माइनस ए। माइनस ए का मतलब क्या हो गया? n माइनस ए, क्योंकि a और n माइनस ए को ऐड करने पर n आ जाएगा जो कि 0 है। समझ रहे हैं इस चीज को? -2 का क्या मतलब हो गया Z7 के अंदर? Z7 के अंदर -2 का मतलब हो गया, -2 का मतलब क्या हो गया? बताओ तो जल्दी से। Additive inverse of 2. 5. Yes, 5 is the additive inverse of 2, so -2 is 5, क्योंकि 5 और 2 ऐड करने पर 7 यानी 0 आ जाएगा। So this is 5. And what is the 3? What is inverse of 3? Multiplicative inverse of 3? 3 का inverse कौन है Z7 के अंदर? 5. 5 है, बिल्कुल। 3 का इन्वर्स है 5, एंड 5 इंटू 5 कितना हुआ? 25। 25 का मतलब क्या है? 25 मतलब 25 बार। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 25 4. इन जेट्स? यस, 4. 4। यस, 4। ठीक है, तो इस तरह से आप इन एक्सप्रेशंस का मतलब निकाल सकते हैं। चलिए, और प्रॉब्लम्स आप लोग बुक से करिएगा। बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं गैलियन की, और हम लोग आगे चलते हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन आइडियल। सो आइडियल, so what is an ideal? A subring A offering R is called an ideal of R if for all R in R, for all A in A, both RA and AR belongs to A। ठीक है, सो आइडियल क्या होता है? एक सबरिंग होती है, लेकिन सबरिंग के अंदर एक खास चीज है कि अगर हम उस सबरिंग में रिंग के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्टेंट एलिमेंट उस सबरिंग के अंदर चला जाएगा। जो प्रोडक्ट आएगा वो सबरिंग के अंदर ही जाएगा। ऐसी सबरिंग को कहते हैं आइडियल। ठीक है, यानी आइडियल क्या है? एक स्पेशल टाइप की सबरिंग है। आइडियल एक स्पेशल टाइप की सबरिंग है जिसमें रिंग के किसी भी एलिमेंट से अगर हम लेफ्ट साइड से या राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सबरिंग के अंदर ही जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल suppose R is a ring and 0 is its additive identity, जीरो क्या एडिटिव आइडेंटिटी है, देन 0 क्या हो गया? 0 एक सबरिंग में हो गया। 0 इज एन आइडियल। ये जो सेट है जिसमें सिर्फ सिंगलटन 0 एलिमेंट है, ये सबरिंग भी है और ये एक आइडियल भी है। क्यों आइडियल है? क्योंकि अब इसमें किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, r इंटू 0 करिए तो भी 0 आएगा, और 0 इंटू r करिएगा तो भी 0 आएगा। तो ये क्या हो गया? एक आइडियल हो गया।
ठीक है ना। इसी तरह से R is also ideal of R। R खुद भी अपना एक आइडियल है, क्योंकि R में R के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करिएगा तो R का ही एलिमेंट आएगा। तो R सब रिंग भी है और इसलिए R आइडियल भी हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो दो तरह के आइडियल हम हर रिंग में मिलेंगे। अगर कोई रिंग आप R ले रहे हैं तो उसके अंदर दो आइडियल हमेशा आपको मिलेंगे, एक जीरो और एक ये रिंग खुद। ये दो आइडियल फिक्स है, ये हर रिंग के होते हैं। समझ में आ रहा है? इज इट ओके? अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे सोचने की है कि अगर हमारे पास, अगर ये सारी सब रिंग जो है वो आइडियल नहीं है, तो कुछ ऐसी सब रिंग होंगी जो आइडियल, मतलब अगर सारी सब रिंग आइडियल होती तब तो फिर आइडियल की डिफिनीशन की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब कुछ सब रिंग तो ऐसी होगी ना जो आइडियल नहीं है। सो हम आपके लिए एज ए एक्सरसाइज यहाँ पे छोड़ रहे हैं कि आप लोग सोच के बताइएगा। एक्सरसाइज, गिव एन एग्जाम्पल of a subring that is not an ideal। एक ऐसी सब रिंग किसी रिंग की जो कि उस रिंग का आइडियल ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर सारी सब रिंग आइडियल होती तो आइडियल की डिफिनीशन की अलग से जरूरत नहीं होती। ऐसी सब रिंग का एग्जाम्पल ढूंढिए जो आइडियल ना हो। ठीक, चलिए आइडियल टेस्ट पे आते हैं। कैसे हम लोग किसी सब रिंग को आइडियल टेस्ट करेंगे। सो दिस इज आइडियल टेस्ट। आपको याद होगा सब रिंग कैसे हम लोग टेस्ट करते थे। सब रिंग टेस्ट, सब रिंग टेस्ट करने के लिए सपोज करिए रिंग आर होती थी और ए उसका एक सब रिंग होता था। इसको हमको चेक करना होता था कि ए सब रिंग है या नहीं। सो व्हाट वी डू इज दैट वी फर्स्ट चेक वेदर ए इज एम्प्टी और नॉट। सो ए को नॉन एम्प्टी होना चाहिए। फिर हम लोग देखते थे ए को सब ग्रुप होना चाहिए प्लस के रिस्पेक्ट में। तो अगर ए बी ए में हो तो दिस शुड इम्प्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू ए। ठीक, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि if AB belongs to A, this should implies A into B belongs to A. Do you remember? This was the subring test. किसी को अगर सबरिंग टेस्ट करना है तो ये कंडीशंस हम लोग चेक करते थे, तीन कंडीशन। ठीक है, तो आइडियल होने के लिए सबरिंग तो होना चाहिए, यानी तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक कंडीशन एक्स्ट्रा है, वो कंडीशन एक्स्ट्रा क्या है कि अगर हम रिंग का कोई एलिमेंट ले रहे हैं R इन R और A हम A में ले रहे हैं, देन R इंटू A एंड A इंटू R, ये दोनों कहाँ जाना चाहिए? A के अंदर जाना चाहिए। ठीक, लेकिन देखो जब हम इस कंडीशन को बोल देंगे, यहाँ पे क्या लिया है? A में लिया है और B में लिया है। सॉरी, A में लिया है और B A में लिया हुआ है। यहाँ पे क्या है? A में है और R में है। तो जब R के हर एलिमेंट के लिए R इंटू ए या A इंटू R A में जा रहा है, इसका मतलब इस यहाँ पे A के एलिमेंट अगर हम ले लेंगे, स्मॉल r अगर A से ले लेंगे तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब ये कंडीशन थर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली इस फोर्थ कंडीशन जो हमने लिखी है उसमें कवर हो जा रही है, तो इसको लिखने की हमको जरूरत नहीं है। सो आइडियल टेस्ट के लिए क्या हो गए? हमारे पास तीन कंडीशन हो गई। नंबर 1 दिस कंडीशन, number 2 this condition, and number 3 this condition. So let us write ideal test. A subset A of a ring R is an ideal of R if number 1
A should be non-empty. Number 2, AB belongs to A implies A minus B belongs to A. Number 3, A is in A and R is in R implies AR and, or you may write AR belongs to A and RA belongs to A. दोनों प्रोडक्ट ए में जाना चाहिए. तो अगर ऐसा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल है. चलिए और एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग. एक एग्जाम्पल लेके उसको आइडियल टेस्ट करके देखते हैं. टेक n in n, कोई एक नेचुरल नंबर हमने ले लिया. कंसीडर nz. So what is nz? nz consists of integers of the type nz such that z belongs to z. यानी सारे इंटीजर्स में n से मल्टीप्लाई कर दिया. So this is a subset of z and z is a ring with respect to addition and multiplication. So इस सबसेट को हमको चेक करना है क्या ये आइडियल होगा. तो कैसे करेंगे. नंबर 1, ये नॉन एम्प्टी है. क्यों नॉन एम्प्टी है. देखो 0 इसके अंदर आ रहा है, n भी इसके अंदर है. सो इट इज ए नॉन एम्प्टी सेट. पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. अगर इसके अंदर हम 2 एलिमेंट लें तो इसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं. n इंटू सम इंटीजर. सो टेक 2 एलिमेंट्स इन इट, nz1 nz2 in nz. Then what will happen. nz1 minus nz2, this will be n z1 minus z2, but z1 minus z2 is again an integer, so it will belongs to capital Z, so this belongs to nz. So second condition is satisfied. If we have 2 elements, then their difference will be inside this. Now take some r in z and nz1 in nz. Then what will happen if we will take the product. R times nz1 can be written as n times rz1, because z1 is an integer, so rz1 is also an integer because r is an integer. So this is again of the form nz, so it belongs to nz. ठीक है. क्योंकि रिंग कॉम्यूटेटिव है इसलिए ये चीज और ये चीज सेम है. मतलब इसको अगर पलट के लिखते हैं तो सेम. सो बोथ बिलोंग्स टू nz, hence nz is a subring of nz is an ideal of Z. सो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आइडियल ऐसा हो जो सबरिंग ना हो. हमने आपसे कहा कि एक एग्जाम्पल दीजिए ऐसी सबरिंग का जो आइडियल ना हो. हम आपसे पूछ रहे हैं क्या कोई आइडियल ऐसा हो सकता है जो सबरिंग ना हो. यस प्लीज. कोई आइडियल ऐसा हो सकता है जो सबरिंग ना हो. नहीं. फिर से डिफिनीशन देखिए आइडियल की. आइडियल की डिफिनीशन में ही लिखा है अ सबरिंग ए ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड एन आइडियल. तो आइडियल होने के लिए सबरिंग होना जरूरी है. ठीक है. पहले सबरिंग होगी और फिर वो आइडियल हो सकती है. आइडियल होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए. उसको सबरिंग होना चाहिए. सो हर आइडियल एक सबरिंग है. सो अगर हम कहें nz इज एन आइडियल तो nz क्या है. एक सबरिंग भी है. सबसे पहले एक सबरिंग है और फिर आइडियल है. ठीक. अब हम लोग बात करते हैं. सपोज हमारे पास एक कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी है
सो उसमें हम लोग सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड आइडियल की बात कर सकते हैं. सो डेफिनेशन, suppose R is a commutative ring with identity. One. Okay. Then take an element A in R. इसमें एक एलिमेंट हमने लिया A R के अंदर. The set एक सेट कंसीडर कीजिए, उसको हम लोग ब्रैकेट ए से डिनोट कर रहे हैं. दिस कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉर्म आर ए सच दैट आर बिलोंग्स टू आर. ठीक है, एक सेट कंसीडर कीजिए जिसमें ए को सारे रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इससे एक सेट बन रहा है और आर क्या है, कॉम्पिटिटिव रिंग विथ आइडेंटिटी है. ये जो सेट है ये एक्चुअल में एक आइडियल है. जैसे कि ऊपर हमने अभी देखा, हमने क्या किया था, ऊपर वाले में भी एक नंबर फिक्स किया, एक इंटीजर फिक्स किया था और उस फिक्स नंबर से सारे इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया. उसी तरह से यहाँ पे भी कोई रिंग है. रिंग कैसी है, कॉम्पिटिटिव रिंग विथ आइडेंटिटी है. उस रिंग में हमने एक एलिमेंट फिक्स किया और उस एलिमेंट से रिंग के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया. देन दिस सेट, ये जो सेट बन रहा है ये एक्चुअल में प्रिंसिपल आइडियल कहलाता है और ये एक्चुअल में आर का एक आइडियल है. तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि ये एक आइडियल है. सो इसको अगर हमको आइडियल दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखाएंगे इसको, दिस सेट इज एक्चुअली एन आइडियल ऑफ R. So let me write it here. Claim this is an ideal of R. This is an ideal of R. So how will you show? First thing, this set is non-empty. This is non-empty. Why? Because A can be written as 1 into A and this belongs to this set. ये सेट क्या है, नॉन एम्प्टी है क्योंकि A इसके अंदर है. दूसरा चीज ये है कि इसका अगर हम दो एलिमेंट लेंगे RA1 एंड दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया RA2, सॉरी R1A, क्योंकि A फिक्स है R चेंज होगा, R2A in A, then what will happen? R1A minus R2A if you will take, then it is R1 minus R2 into A. But R1 minus R2 is again an element of R. So it belongs to this set bracket A. ठीक है? Third condition is that if we take one element from the ring R and I take one element from this set, then the product R into R1A can be written as R into R1 into A by associativity of multiplication. And this type of element belongs to this set A. Hence this set A is an ideal. इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये सेट एक आइडियल है and this set is called, this is called principal ideal generated by A. Principal ideal generated by A. ठीक है,
सिंगल एलिमेंट से ये आइडियल जनरेट हो रहा है और इसको हम लोग प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई ए कह रहे हैं। समझ में आ रही है ये बात? सो जो ऊपर हमने एग्जाम्पल अभी किया, सो एनजेड क्या था? एनजेड भी इसी टाइप का था। सो यू मे राइट इट एज like this, and this is actually a principal ideal. This is also a principal ideal generated by n. ठीक है। एक्चुअली जब भी हम कहते हैं कि कोई आइडियल किसी एलिमेंट से जनरेटेड है, सिंगल एलिमेंट मान लीजिए ए लिया, ए से जनरेटेड है, तो वो आइडियल सबसे छोटा ऐसा आइडियल होता है जो ए को कंटेन करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, let me write first a statement. This is the smallest ideal containing A. कैसे इस बात को हम दिखाएंगे कि हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रिंसिपल आइडियल है ए से जनरेटेड, वो सबसे छोटा आइडियल होगा। ठीक है ना? कैसे होगा? सपोज I is an ideal of a ring R such that A belongs to I. ठीक है? Then what will happen is that because A belongs to I, so for R in R, R into A belongs to I. R ध्यान दीजिएगा, R एक कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी ली गई है। R इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी, क्योंकि जब हम प्रिंसिपल आइडियल डिफाइन किए थे तो वहाँ पे कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी लिए थे। सो R इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी है यहाँ पे। सो R इंटू ए क्या है? R इंटू ए I के अंदर है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल R in R। इसका मतलब क्या हो गया? दिस होल सेट इज कंटेन्ड इन I। सो अगर कोई भी आइडियल है जो कि ए को कंटेन कर रहा है, तो वो दिस ब्रैकेट ए को भी कंटेन करेगा, इसीलिए इसको कह रहे हैं दिस इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग ए, और इसीलिए इसको हम कह रहे हैं आइडियल जनरेटेड बाय ए। ए से जनरेटेड आइडियल है, ये सबसे छोटा ऐसा आइडियल है जो ए को कंटेन कर रहा है, या ए से बनने वाला आइडियल है ये। ठीक है? सो इसको हम लोग प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं। सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड आइडियल को प्रिंसिपल आइडियल हम लोग बोलते हैं। Is it okay? Is there any confusion till now? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। जैसे हमने एक एलिमेंट से आइडियल जनरेट किया, उसी तरह से हम कई एलिमेंट से भी आइडियल जनरेट कर सकते हैं। So let me come to another definition. Let R be a commutative ring with identity and let A1, A2, AN belongs to R। ठीक है? R एक कम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी है, और A1, A2, AN जो हैं R के कुछ एलिमेंट्स हैं। देन I is equal to ideal generated by A1, A2, AN is a set of elements of the form R1, A1 plus R2, A2 plus
Rn An Rn An such that Ri belongs to R. Ri belongs to R. ठीक है, इस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन. This set is called, then I is equal to this is an ideal of R called ideal generated by A1, A2 and up to N. ठीक है, इसको बोलते हैं आइडियल जनरेटेड बाय A1, A2, N. फिर से वही चीज, क्यों है ये आइडियल जनरेटेड बाय A1, A2, N? क्योंकि सबसे छोटा आइडियल है जो A1, A2, N को कंटेन कर रहा है. क्योंकि आपको पता है कि अगर A1 किसी आइडियल के अंदर होगा तो R1 A1 भी हमेशा उस आइडियल के अंदर होगा जहाँ पे R1 रिंग का एलिमेंट है. इसी तरह से R2 A2 भी उस आइडियल के अंदर हमेशा होगा और Rn An भी उस आइडियल के अंदर होगा. अब R1 A1, R2 A2 और Rn An अगर उस आइडियल के अंदर होगा तो उनका सम भी उस आइडियल के अंदर होगा. सो दिस इज द मिनिमम थिंग दैट विल कंटेन्ड इन ए आइडियल कंटेनिंग A1, A2, N. तो ये सबसे छोटा ऐसा सेट है जो उस आइडियल के अंदर जरूर होगा जो आइडियल A1, A2, N को कंटेन कर रहा है. और ये पूरा सेट अपने आप में एक आइडियल है, इसलिए दिस इज द स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग A1, A2, N and that's why it is also called the ideal generated by A1, A2, An. ठीक है, तो ये A1, A2, An को कंटेन करने वाला सबसे छोटा आइडियल. You may say it like this. ठीक है, now we are coming to factor ring. If you have any confusion at this point, then you may ask. स्मॉलेस्ट आइडियल कैसे हुआ ये नहीं समझ. स्मॉलेस्ट आइडियल कैसे हुआ ये समझ में. ठीक, देखो मान लो कि एक रिंग है यार. रिंग कैसी है? कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी. कॉम्यूटेटिव रिंग विथ आइडेंटिटी. आइडेंटिटी को हम लोग 1 से डिनोट करते हैं. और इस रिंग के अंदर हमने एक एलिमेंट लिया है A1, एक एलिमेंट लिया है A2 R1. So the question is, what is the smallest ideal? What is the smallest ideal? Smallest ideal containing A1 and A2. ठीक है, A1 और A2 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा आइडियल क्या होगा? ठीक, तो मान लो कि कोई आइडियल है, सपोज I is smallest ideal containing I is the smallest ideal containing A1 and A2. A1 and A2. तब क्या होगा कि A1 A2 कहाँ होगा? आइडियल के अंदर होगा. A1 A2 belongs to I. अच्छा, अगर A1 A2 I के अंदर है तो R1 A1 भी I के अंदर जाएगा एंड R2 A2 भी I के अंदर जाएगा. फॉर ऑल R1 R2 इन R, कोई भी रिंग का एलिमेंट ले लो R1 R2, उसके लिए बात सही होगी. इसका मतलब ये है कि R1 A1 और R2 A2 का सम भी I के अंदर जाएगा, क्योंकि I क्या होता है? सब रिंग होता है. आइडियल हमेशा क्या होता है? सब रिंग होता है. इसका मतलब इस टाइप के सारे एलिमेंट क्या होंगे? I के अंदर जाएंगे. ठीक है, इसका मतलब R1 A1 प्लस R2 A2
such that R1 R2 belongs to R is contained in I। ठीक है ना। चलिए सेट का हम नाम दे देते हैं S। बट देखो S को, देखो S की क्या खास बात है। S जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्यों नॉन एम्प्टी है? क्योंकि उसमें A1 A2 दोनों इसके अंदर आ रहा है। S की दूसरी खास बात ये है कि S के अंदर अगर हम दो एलिमेंट ले लें, सपोज हमने ले लिया एक एलिमेंट S के अंदर, S के एलिमेंट कैसे दिखेंगे? R1 A1 प्लस R2 A2 मान लो एक एलिमेंट है, और दूसरा एलिमेंट हमने ले लिया R3 A1 प्लस R4 A2 ले लिए, दो एलिमेंट ले लिया इसमें। अगर इन दोनों एलिमेंट को हम सम करेंगे, डिफरेंस लेंगे, इन दोनों एलिमेंट का अगर हम डिफरेंस ले लें, R1 माइनस R3 A1 आ जाएगा बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग R2 माइनस R4 A2, ये आ जाएगा। तो फिर से ये कहाँ है? S के अंदर है। अच्छा, एक और खास बात देखो, अगर हम S के अंदर एक एलिमेंट ले लें R1 A1 प्लस R2 A2 S में ले लें, और कोई R अगर हम R में ले लें, तो दोनों का प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? R1 A1 प्लस R2 A2, दिस प्रोडक्ट इज R1 A1 प्लस R2 A2। ये कहाँ गया? S के अंदर चला गया फिर से, क्योंकि R1 क्या है? R का एलिमेंट है, R2 भी R का एलिमेंट है, इस टाइप का जो सम है वो S के अंदर जाएगा। So this simply means that this set S is an ideal। लेकिन क्योंकि I को हमने क्या कहा था? I is the smallest ideal containing A1 and A2, बट ये S I के अंदर कंटेन्ड है और ये भी एक आइडियल है। इसका मतलब क्या हो गया? This implies I is contained in S। Hence I is equal to S is equal to bracket R1 A1 plus R2 A2 such that A1 A2 belongs, such that R1 R2 belongs to R। ठीक है, तो हमने ये दिखाया कि दो एलिमेंट को अगर लेके हम इस टाइप का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो ये एक सबसे छोटा ऐसा आइडियल है जो दोनों को कंटेन कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इसको कह रहे हैं आइडियल जनरेटेड बाय A1 एंड A2। A1 और A2 से जनरेटेड आइडियल कह रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटा ऐसा आइडियल है जो A1 और A2 को कंटेन कर रहा है। इज दिस आर्गुमेंट इज ओके? सर लेकिन सर आई को अगर हम सिर्फ आइडियल भी मान के ले चलेंगे तो फिर भी तो ये प्रूफ हो जा रहा है। क्या चीज? जैसे आप सर आई को स्मॉलेस्ट आइडियल माने सपोज में, हाँ, लेकिन उसमें हम स्मॉलेस्ट नहीं माने, सिर्फ रहने दें कि आई इज एन आइडियल। हाँ, आई को अगर हम तो फिर आइडियल सिर्फ लेंगे ना, तो एस आई के अंदर चला जाएगा। लेकिन जो उल्टा चीज हमने दिखाया कि आई एस के अंदर है, ये प्रॉपर्टी आई के स्मॉलेस्ट होने के कारण हो रही है। हाँ यस सर, इसलिए आई एस के बराबर आ जा रहा है। तो कोई भी आइडियल, सबसे छोटा ऐसा आइडियल जो कि A1 A2 दोनों को कंटेन करेगा, वो इस टाइप का दिखेगा, R1 A1 प्लस R2 A2 टाइप। इससे ये प्रूफ हो। यस थैंक यू। ठीक है, तो A1 और A2 से जनरेटेड आइडियल मतलब सबसे छोटा ऐसा आइडियल जो A1 A2 को कंटेन कर रहा है, दैट इज ऑफ द फॉर्म R1 A1 प्लस R2 A2। ठीक, और अगर सिंगल एलिमेंट से आइडियल जनरेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और डिफाइन करते हैं फैक्टर रिंग। फैक्टर रिंग सर एक छोटा सा और डाउट था। हाँ बोलो सर, वहाँ पे सेकेंड नंबर रिंग पे जब हम ये आइडियल पे जब हम लोग ये करते हैं R1A R2A बिलोंग्स टू सेट A है, तो माइनस हम लोग लगाते हैं वहाँ पे। लेकिन अच्छा, एक सेकंड, ऊपर आ रहे हैं, कहाँ पे बता रहे हो आप? बताओ तो। ये माइनस जहाँ पे लगा है सर,
प्रूव करने के टाइम में, सेकेंड प्रॉपर्टी ये हाँ माइनस। ये बट के बाद यस माइनस तो लगाए हैं यहाँ पे R1 A1 प्लस R2 हाँ A2 माइनस, माइनस। हाँ माइनस लगेगा बिल्कुल। सर लेकिन इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रहेगा फिर भी माइनस लगेगा। नहीं नहीं, ताकि माइनस का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स। देखो आइडियल प्रूफ करने के लिए जो हमने डिफिनीशन ली है, टेस्ट लिया है, तो सबरिंग का टेस्ट ही लिया है ना हमने आइडियल दिखाने के लिए। ऊपर आते हैं हम लोग और देखिए सबरिंग में क्या होता है, सबरिंग के लिए उसको सब ग्रुप दिखाना होता है पहले। तो सब ग्रुप के लिए दो कंडीशन होती है हमारे पास। कंडीशन नंबर 1 ये होती है कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए सेट। तो एक कंडीशन यहाँ से आई, और दूसरा सब ग्रुप बनने के लिए ए बी अगर ए में है तो ए माइनस बी ए के अंदर जाना चाहिए, ठीक है ना। तो माइनस बी क्या है, बी का एडिटिव इनवर्स है। सो ए माइनस बी का एडिटिव इनवर्स ही लेंगे, मल्टीप्लिकेटिव नहीं। नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं लेंगे क्योंकि हमको प्लस के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप दिखाना है, इसलिए एडिटिव इनवर्स लेंगे। तो जैसे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये ए जो है हमारा प्लस के रिस्पेक्ट में सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज होता है तो सब रिंग हो जाता है। और फिर आइडियल के लिए हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाली, और ये कंडीशन थर्ड कंडीशन से को भी कवर कर ले रही है, इसलिए थर्ड कंडीशन हमने हटा दी और सिर्फ 3 कंडीशन हमारे पास आइडियल चेक करने के लिए बची। तो यहाँ पे भी ऊपर की 2 कंडीशन जो है वो सिर्फ इतना बता रहा है कि ए प्लस जो है वो सब ग्रुप आए, ठीक है। और थर्ड कंडीशन से आइडियल की प्रॉपर्टी और सबरिंग की प्रॉपर्टी दोनों होल्ड हो रही है। इज इट ओके? यस सर। ठीक, चलिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं फैक्टरिंग। फैक्टरिंग डिफाइन करने के लिए, फैक्टरिंग को क्वोशिएंट रिंग भी बोलते हैं। इसको डिफाइन करने से पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है। इसको हम लोग रिकॉल करते हैं। आप लोगों ने ग्रुप पढ़ा होगा, ग्रुप से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। चलिए, लेट अस रिकॉल some of the things from group theory. Suppose G is a group. And H is a normal subgroup. This notation is used for normal subgroup of G. H क्या है? G का normal subgroup, ठीक है। तो हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? कोसेट्स डिफाइन करते हैं। तो सेट ऑफ कोसेट्स ऑफ H इन G, और क्योंकि नॉर्मल होता है इसलिए लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल होते हैं, तो हम लोग सिर्फ लेफ्ट कोसेट ही यहाँ पे लिख रहे हैं। AH such that A belongs to G, इस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं कोसेट्स। दिस इज कॉल्ड कोसेट्स, सेट ऑफ कोसेट्स, सेट ऑफ कोसेट्स ऑफ H इन G, ठीक। ये जो सेट होता है, ये सेट एक ग्रुप बनाता है। और ग्रुप का ऑपरेशन क्या होता है? इस सेट के ऊपर अगर हम 2 एलिमेंट लेते हैं, टेक AH एंड BH in G by H, then we can define an operation AH। चलिए इस ऑपरेशन को अगर हम स्टार लिखते हैं, स्टार BH, then it is defined as ABH। ध्यान दीजिएगा, AB का क्या मतलब है? A और B के बीच में ग्रुप का ऑपरेशन, और फिर AB को S से मल्टीप्लाई करते हैं। सो आर यू एबल टू गेट दिस? व्हाट इज AH? AH का मतलब है, AH का मतलब है A into H such that
H बिलोंग्स टू H। यहाँ पे भी ग्रुप का ऑपरेशन बीच में आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है हमने, यहाँ पे ऑपरेशन ऑफ ग्रुप बीच में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ग्रुप का ऑपरेशन यहाँ बीच में आ रहा है, यहाँ पे ग्रुप का ऑपरेशन लगा हुआ है, इसको हम लिख नहीं रहे हैं। और आप लोग ने देखा होगा G by H, this with respect to this operation is a group। और इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है? इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी वो आती है H। इस ग्रुप की आइडेंटिटी आती है H। और कोई भी एलिमेंट अगर हम लेंगे इसका AH, इसका जो इनवर्स होता है वो A इनवर्स H आता है, ठीक। इसका जो इनवर्स होता है वो A इनवर्स H आता है, यानी A का इनवर्स निकाल के उसका जो कोसेट बनेगा वो आता है। समझ में आ रहा है? ये बात आप लोग पहले पढ़े होंगे। G एक ग्रुप है, H कोई उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम कोसेट बना सकते हैं और उस कोसेट के ऊपर एक ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं स्टार, और इस स्टार के रिस्पेक्ट में ये कोसेट, सेट ऑफ कोसेट्स जो है ग्रुप बनाता है। इसको हम लोग फैक्टर ग्रुप बोलते हैं या कोशेंट ग्रुप बोलते हैं। और इस ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो H के बराबर आती है, और किसी एलिमेंट AH का जो इनवर्स होता है वो A इनवर्स H के बराबर आता है। एक एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है। मान लीजिए हमने एक ग्रुप लिया Z, और NZ क्या है? NZ इसका एक सब ग्रुप है। लेकिन ध्यान दो, Z क्या है? प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, और ये एक एबिलियन ग्रुप होता है। तो एबिलियन ग्रुप में क्या होता है? सारे सब ग्रुप नॉर्मल होते हैं। सो NZ इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ दिस Z, ठीक। एग्जाम्पल के लिए हम n की जगह पे कुछ फिक्स नंबर ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सो लेट मी टेक इट 5। सपोज इसको हमने ले लिया 5Z, ठीक है। सो नाउ वी कैन फॉर्म Z बाई 5Z। ये क्या होगा? कोसेट्स आएंगे, ठीक है। कोसेट्स का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ऑपरेशन क्या है? प्लस का है, तो हम यहाँ पे प्लस डाल देते हैं। प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप का ऑपरेशन आता है। ऊपर देखिए G बाई H में क्या आता है? AH टाइप के एलिमेंट है। A और H के बीच में जो ऑपरेशन है वो क्या है? ग्रुप का ऑपरेशन है। तो यहाँ पे सिंपली हम A प्लस H लिख सकते हैं, यानी A प्लस 5Z लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस टाइप ऑफ एलिमेंट, सच दैट A बिलोंग्स टू Z, ठीक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली, अगर A 5 का मल्टीपल होगा तो अगर इसको 5 से डिवाइड करें और 5 के प्रोडक्ट में जो आएगा वो 5Z के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 0 प्लस 5Z, 1 प्लस 5Z, 2 प्लस 5Z, 3 प्लस 5Z, 4 प्लस 5Z। बस जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि इसमें 9 प्लस 5Z भी तो होना चाहिए, वो क्यों नहीं है? तो 9 प्लस 5Z को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। 9 प्लस 5Z के जो एलिमेंट्स दिखेंगे वो दिखेंगे 9 प्लस 5 इंटू Z, सच दैट Z बिलोंग्स टू Z। इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे ये, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 5 प्लस 5Z, सच दैट Z बिलोंग्स टू Z, ठीक है ना। And this is same thing as 4 plus 5 Z plus 1 such that Z belongs to Z। क्योंकि Z plus 1 क्या है? Z plus 1 Z का एलिमेंट है, Z पूरे इंटीजर्स पे वेरी कर रहा है, तो Z plus 1 भी क्या होगा? सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। सो सिंपली यू कैन राइट इट एज 4 plus 5 into something। Z plus 1 की जगह पे हम कुछ और लिख दे रहे हैं, A लिख दे रहे हैं, such that A belongs to Z। दोनों सेट में कोई अंतर नहीं है। Do you agree at this point? So this set is nothing but 4 plus 5 set, ठीक है। तो क्या हुआ? 9 में 5 से हमने डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया वो उसी के बराबर हो जाता है। इसलिए हमारे पास 5 रिमाइंडर आते हैं, 0 1 2 3 4, और 5 यहाँ पे कोसेट्स बनेंगे। समझ में आ रही है बात?
सो Z/5Z हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक, तो कोई ग्रुप लिया हमने, ग्रुप को सब नॉर्मल सब ग्रुप से हमने क्वोशंट किया, क्वोशंट करने के बाद हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम लोग रिंग में भी इसी तरह का काम कर सकते हैं। जब हम लोग रिंग लेते हैं R प्लस डॉट, तो जो R प्लस होता है वो एक एबिलियन ग्रुप होता है। दिस इज एन एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप। और अगर इसकी हम कोई आइडियल ले लें, I आइडियल है, आइडियल ऑफ R, then what will happen is that I plus is a normal subgroup. I plus क्या होगा, एक नॉर्मल सबग्रुप होगा। तो यहाँ पे भी R बाई आई की बात कर सकते हैं, सेट ऑफ कोसेट्स ऑफ I की बात कर सकते हैं हम लोग। R बाई आई क्या है, A प्लस आई टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन वेयर A बिलोंग्स टू R। ठीक है, सो R बाई आई के ऊपर जैसा कि हमने बताया कि ऑपरेशन स्टार डिफाइन करेंगे तो ये ग्रुप बनाएगा। तो यहाँ पे हम अगर उस स्टार को प्लस से ही डिनोट करें, देन दिस इज अ ग्रुप। एंड एज डिफाइंड अबव, हाउ दिस प्लस इज डिफाइंड, अगर हम दो एलिमेंट ले लें, A प्लस आई, टेक A प्लस आई एंड B प्लस आई, दो एलिमेंट ले लें हम R बाई आई में, तो कैसे ये क्वोशंट में ऑपरेशन डिफाइन था, ऊपर जैसे डिफाइन था उसी तरह से, प्लस B प्लस आई, इन दोनों एलिमेंट को हम ऐड कैसे करेंगे, हम A और B को ऐड करेंगे और जो आएगा उसका कोसेट ले लेंगे। सो दिस इज द ऑपरेशन। And with respect to this operation, from the knowledge of group theory, this R by I plus is a group. इतना काम अगर हम I आइडियल ना लेकर सबरिंग लिए होते तब भी हो जाता, लेकिन हम लोग इसके ऊपर एक मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन भी डिफाइन कर सकते हैं और उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये एक रिंग बनाता है। सो डिफाइन डॉट कहाँ से कहाँ तक, R बाई आई क्रॉस R बाई आई टू R बाई आई एज टेक टू एलिमेंट्स ऑफ R बाई आई B plus I, and how this dot is defined is that AB plus I. ठीक है, इस तरह से अगर हम मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर दें तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि दिस इज ए रिंग, R by I इज ए रिंग एंड दिस रिंग इज कॉल्ड क्वोशिएंट रिंग और फैक्टर रिंग ऑफ R। तो इसको हम लोग कल आगे करते हैं और हम लोग इसको चेक करेंगे कि दिस इज एक्चुअली ए वेल डिफाइंड मैप, and with respect to this map it will form a ring, R by I will form a ring. Okay, so we will do it tomorrow.